Now, the next topic of chapter 7 of history is the agenda for a national education. British officials were not only the people thinking about education in India. जो कि हमने पहले पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था न्यू रूटीन और न्यू रूल्स। नए नए रूल बनाए गए थे, नया रूटीन बनाया गया था, पाठशाला के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। वर्नैकुलर एजुकेशन मतलब लोकल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी चेंजेस लाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो अब हम जो ये न्यू रूटीन और न्यू रूल्स हैं, पहले इसको भी बस स्टडी दोबारा कर लेते हैं। आई थिंक हमने अच्छे तरीके से नहीं किया था कि इसमें क्या कहा गया। 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी तक मतलब क्या था, जो हायर एजुकेशन को ब्रिटिश ऑफिशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन 1854 के बाद क्या हुआ, उन्होंने वर्नैकुलर एजुकेशन की सिस्टम को इम्प्रूव करने पर भी बहुत जोर दिया। ठीक है, मतलब जो लोकल स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम था उसमें इम्प्रूवमेंट करने पर भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए गए, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspections. तो उनका ये माना जाना था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कि ऐसे ऑर्डर पास करो ताकि रूटीन बनाया जाए, रूल्स बनाए जाएं और रेगुलर इंस्पेक्शंस हों स्कूल्स के अंदर। क्लियर। तो अब इस सब के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेगुलर इंस्पेक्शंस के लिए, रेगुलर रूटीन्स के लिए, रेगुलर रूल्स के लिए उन्होंने जो है एक गवर्नमेंट पंडित की अपॉइंटमेंट के बारे में सोचा। उन्होंने क्या स्टेप उठाया कि एक गवर्नमेंट पंडित जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जो कि 4 से 5 स्कूल का क्या माना जाएगा, इंचार्ज माना जाएगा। ठीक है, द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट, उसका काम क्या होगा, पाठशाला में विजिट करना और स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है, और जो गुरु होंगे उनके लिए थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको क्या करना पड़ेगा, उस पंडित को, गवर्नमेंट जो पंडित है उसको पूरा का पूरा अपना पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी, क्लासेस से रिलेटेड, और अपने टाइम टेबल के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। उनको अपनी टेक्स्ट बुक्स, अपनी लर्निंग के बारे में भी बताना पड़ेगा। और क्या नए रूल बनाए गए जो कि पहले नहीं थे एजुकेशन सिस्टम में। एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया, बच्चों की सीट्स फिक्स कर दी गई। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या बनाया गया, देखो रेगुलर फीस का भी बनाया गया कि रेगुलर एक फ़ीस होगी। ठीक है, रेगुलर अटेंडेंस होगी, क्लियर सीट्स होंगी, और भी डिसिप्लिन से रिलेटेड बहुत सारे नए नए रूल्स बना दिए गए। तो इस तरह से जो पाठशाला थे उसमें भी बहुत सारे रूल्स बना दिए गए, जिनको कि टेक ओवर कौन करता है, पूरा इंस्पेक्ट कौन करता था, गवर्नमेंट पंडित। तो इससे जो गुरुज हैं उनका काम बढ़ गया। और अब ये भी एक ये बनाया गया कि जो इन रूल्स को फॉलो करेगा उनको तो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगी, और जो इनको फॉलो नहीं करेगा, अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, उनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगी। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटेड पाठशाला। अब जिन गुरुज ने इनको फॉलो नहीं किया तो उनके लिए अपनी पाठशाला को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो इस तरह से जो नए रूल्स और नए रूटीन बनाए गए, इससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पीजेंट फैमिली के चिल्ड्रन थे उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक है ना, उनके लिए पाठशाला में जाकर पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था तो हार्वेस्टिंग टाइम में उनके लिए स्कूल जाकर पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन के लिए क्या एजेंडा बनाया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। From in early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk the need for a widespread education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education should help modernize India. ठीक है, they urged the British to open more schools, colleges and universities and spread more money in education. अब देखो इसमें क्या था, सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रही थी, खुद इंडिया के जो पर्सन्स थे, इंडिया के जो लोग थे, उनको भी अपने एजुकेशन का जो लेवल था उसको बढ़ाने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं थी। वो चाहते थे कि जिस तरह यूरोप में एजुकेशनल डेवलपमेंट है और उसी तरह से हमारी कंट्री में भी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए उन्होंने भी वेस्टर्न एजुकेशन को अपनी कंट्री में मोटिवेट किया ताकि वो भी उनकी तरह डेवलप हो सके। उन्होंने इसलिए अर्ज किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ पर भी कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें और एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करें। तो देयर वर अदर इंडियंस, कुछ इंडियन ऐसे भी थे। अब देखो सेकंड पार्ट आ गया, ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, ये सेकंड क्राइटेरिया कि कुछ ने तो क्या किया, इनको सपोर्ट किया। कुछ ने तो क्या किया, कुछ नेशनल एजुकेशन में ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो एजुकेशन लेवल था, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको सपोर्ट किया। लेकिन कुछ जो थे इसके अगेंस्ट भी थे, जैसे कि महात्मा गांधी,
रविंद्रनाथ टैगोर वो ऐसे पर्सन थे जो कि एजुकेशन के कि जो ब्रिटिश जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके फेवर में नहीं थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। अब उनका ये मानना था, जो इनके सपोर्ट में नहीं थे, उनको ये लगता था कि इंडियन जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें स्लेव बना देती है। महात्मा गांधी देखो कॉलोनियल एजुकेशन को, मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को, कॉलोनियल एजुकेशन मतलब क्या, ब्रिटिश एजुकेशन को बिल्कुल फेवर नहीं करते थे। उनको ये लगता था इससे हमारे लोगों के अंदर क्या आएगा, इन्फीरियोरिटी आएगी माइंड्स में, ठीक है, और जो उनको सुपीरियर होने की जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और उनकी प्राइड जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने कल्चर में, अगर वो इंग्लिश एजुकेशन को स्टडी करते हैं। देयर वाज द पॉइजन इन द एजुकेशन। ये इन्होंने कहा कि अगर इस एजुकेशन सिस्टम से हम पढ़ाई करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड द, उन्होंने इसको पॉइजन का नाम दिया, ठीक है। उनको ये लगता था ये जो है इंडियंस को एनस्लेव बना देगी, मतलब नौकर बना देगी ब्रिटिशर्स का, तो इसलिए उसको वो इविल वे में लेते थे। उनको ये लगता था अगर इंग्लिश एजुकेशन कॉलोनियल एजुकेशन के थ्रू हम अगर अपने आप को एजुकेटेड करते हैं तो हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको जो है बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। इसलिए वो क्या कहते थे, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इनके वे ऑफ स्टडी को पढ़ना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। एज वेल एज उनको इसीलिए वो ये सोचते थे कि अपनी कंट्री की इंग्लिश, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को ही हमें मीडियम ऑफ टीचिंग बनाना चाहिए, उनका ये मानना था। अदरवाइज़ हमारी इंडिया जो हो जाएगी, देखो लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया क्रिपल्ड इंडियंस, वो अपाहिज बना देगी इंडियंस को, ठीक है। अगर हम फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे तो हम वहीं के वहीं बन जाएंगे और अपने मास को, अपने देश को हम पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह से उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल ही गलत माना अपनी कंट्री में, ठीक है। उनको ये लगता था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन को स्टडी करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू स्टडी करेंगे तो हमारी अपनी लिटरेसी, हमारी सिंपल लर्निंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने इसको अपोज किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टैगोर अवार्ड ऑफ सेकंड, हमने पढ़ा था ना, टैगोर भी इसके अगेंस्ट थे। तो टैगोर को भी, टैगोर ये तो नहीं कहते थे कि पूरी हमें इस तरह की एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, टैगोर ने ये तो कभी नहीं कहा, लेकिन टैगोर का भी यही कहना था कि जो हमारी कंट्री में एजुकेशन का लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने अपनी कंट्री को की एजुकेशन को, अपने लिटरेचर को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर टैगोर अवार्ड ऑफ पीस का मतलब यहाँ पर शांति निकेतन, नाम से क्लियर, पीस का मतलब शांति और अबोर्ड का मतलब निकेतन, तो इन्होंने इसको शांति निकेतन है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन था जो कि 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला था, बनाया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन। उनको तो ये लगता था कि अगर हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं ना तो इसका मतलब हम बंद गए हैं। उनके लिए स्कूल क्या था, एक प्रिजन की तरह था, एक जेल की तरह होता था, जहां उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से बन जाएंगे, बस जो टीचर पढ़ाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, टीचर हमारे माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। धीरे धीरे, वैसे ये नहीं कि उनका एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, उनके अंदर नॉलेज तो थी, लेकिन उनको ये लगता था कि बच्चे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक बंद कमरे में बैठकर नहीं पढ़ पाएंगे, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो चाहते थे, ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires, ठीक है। वो ये सब चीज़ें चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इसको इम्पोर्टेंस दी, उनको ये लगता था कि सेल्फ लर्निंग आउटसाइड, मतलब बाहर रह के बिना किसी डिसिप्लिन के जो है सेल्फ लर्निंग और इमेजिनेटिव स्टडी करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को सोचते हुए उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ना, क्रिएटिव लर्निंग सीखना इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्रिएटिव लर्निंग को सीखना इन द नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया था जिसका नाम था शांति निकेतन, ठीक है। इस तरह से इन दोनों का व्यू ये था कि स्कूल के अंदर, एक रूम के अंदर रहकर स्टडी करने से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई बच्चों को का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी थी, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी थे। देखो डिफरेंस देखो तो सिंपल सा एक डिफरेंस है, गांधी जी तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, गांधी जी तो क्या थे, बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिकल मानते थे। लेकिन जो टैगोर थे उनको ये लगता था साइंटिफिक वे में या टेक्नोलॉजिकल वे में अगर बच्चों को
इम्पॉर्टेंट बनाना है तो वेस्टर्न एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहते थे कि बच्चे फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ें, ठीक है ना, एक बंधे हुए रूम में ना पढ़ के बच्चे बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करें। तो इस तरह से उनके अंदर ये डिफरेंस, दोनों के अल्टरनेटिव्स के अंदर डिफरेंस था। लेकिन नेशनल एजुकेशन जो थी वो दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी थी, और नेशनल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए उनके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है इंडिपेंडेंस से पहले भी और आज इंडिपेंडेंस के बाद भी लगातार चलती जा रही है। आज भी हम देखते हैं हमारे एजुकेशन लेवल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस अभी भी आते ही रहते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। इस तरह से जो एजुकेशन है हमारे लिए एक सिविलाइजिंग मिशन है, मतलब एजुकेशन एक ऐसा मिशन है जो कि ये लगता है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन जो है वो चेंज होती रहती है, इस तरह से एजुकेशन का लेवल भी लाइफ टाइम चेंज होता ही रहता है। इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज़ completed. थैंक यू।